आने की ज़हमत उठाई। मैं आप सभी का शुक्रगुज़ार हूँ इस चीज़ के लिए। पहले कुछ बातें हैं जिनको यहाँ पे मैं एड्रेस करना चाहता हूँ। आज 13 अप्रैल है और वाइसरॉय शायद यहाँ पे 1 अप्रैल का जोक 13 अप्रैल को सुनाना चाहते हैं। 1 अप्रैल का जो वेस्टर्न वर्ल्ड में मारूफ है कि अप्रैल्स फूल बनाया जाता है, वही कोशिश यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो दिल्ली से कंट्रोल होती है कोशिश कर रही है कि 13 अप्रैल को उस तरह का जोक बनाया जाए। मैं भी उनके इस इक़दाम के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, जिसके हवाले से कल से हवा बनाने की कोशिश की जा रही है कि एक बहुत बड़ा लैंड स्कैम हुआ है और जिस लैंड स्कैम में मैं शामिल हूँ, मैंने कोई इसमें स्कैम किया हुआ है। और बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे लोगों ने सवाल किए इस हवाले से कि ये किस किस्म का स्कैम है, ये मसला क्या है, ये जो केस बनाया गया है, इसके हवाले से सवाल पूछे। मैं आप दोस्तों के ज़रिए उन लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि मेरी ज़िम्मेदारी बनती है लोगों के तय, वरना इस केस में न कोई जान है, न कोई सच्चाई है, न हकीकत है, न मेरा कोई लेना देना है, न मेरी कोई एक्टिव या पैसिव पार्टिसिपेशन है। हमारे जो लोग हैं जिनका एक ट्रस्ट का रिश्ता बना है, और उस ट्रस्ट के हवाले से, उस एतमाद के हवाले से मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि लोगों के जहनों में अगर कुछ सवाल है, उन सवालों को क्लियर किया जाए। और जैसे उनके लिए कल, लोगों के लिए कल सरप्राइजिंग था या शॉकिंग था, उतना ही सरप्राइजिंग मेरे लिए भी था। ये लैंड स्कैम के बारे में जो चार्जशीट बनाया गया है, चार्जशीट जब बनाया गया और चार्जशीट जब दाखिल किया गया, उसी दिन मुझे भी पता चला। उससे पहले ना कोई प्रायर नोटिस, ना इस हवाले से ACB की तरफ से नोटिस या कोई कम्युनिकेशन, मुझसे कोई ओपिनियन मांगी गई होती या सवाल ही पूछे होते या क्वेश्चनिंग ही हुई होती। ना ACB के हवाले से, ना पुलिस के हवाले से, ना एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से इन 20 सालों में कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई अप्रोच नहीं या कोई क्वेश्चनिंग नहीं। मुझे भी तभी पता चला जब आप लोगों को पता चला, और ये क्राइम है मुझे भी तब पता चला जब आप लोगों को पता चला कि बताया गया है कि क्राइम किया हुआ है। तो 20 साल के दौरान अगर इतना बड़ा क्राइम किया है, तो 20 साल के दौरान ये एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ थी, या ACB कहाँ था, पुलिस कहाँ थी, जिनको इस बारे में मुझे या तो पुलिस स्टेशन बुलाना चाहिए था या ACB के हेडक्वार्टर पे बुलाना चाहिए था, कहीं पे क्वेश्चनिंग हुई होनी चाहिए थी, लीगल नोटिस मिली हुई होनी चाहिए थी। चार्जशीट से पहले ना कोई लीगल नोटिस मिली है, ना कुछ है, क्योंकि मेरे दिमाग में भी ना कोई ऐसी बात थी। 20 साल पहले यहाँ बिमना में लैंड एक्विजिशन की गवर्नमेंट ने, और उस जगह का नाम है दुर्बल। उस जहाँ पे ये लैंड एक्विजिशन हुई, वो डल डेवलपर्स की रिहैबिलिटेशन के लिए वहाँ पे कॉलोनी बनाई गई। और ये शायद इक़दाम 2000 की दहाई में पहले, 2002 के बाद ये इक़दाम उठाया गया और डल डेवलपर्स की उनके रिहैबिलिटेशन के लिए कॉलोनी बनाई गई। और वहाँ पे जो जिनके कब्जे में, पोजीशन में वो ज़मीन थी, वो रख थी, वो डल के बिमना के भी लोग हैं, दरगुन के भी लोग हैं, दंदूसा है वहाँ के भी लोग हैं, दुर्बल के लोग हैं, जिनके पोजीशन में वहाँ पे वो ज़मीन थी, और उनको कंपनसेट किया गया। उसी ज़मीन में मेरी फैमिली का भी वहाँ पे ज़मीन है। अब उस फैमिली में जिस पर्सनैलिटी का नाम है, वो मेरे दादा मरहूम है, आगा साहब मरहूम है, जिनकी वो ज़मीन थी। जैसे दूसरे लोगों की वहाँ पे ज़मीनें थी, उनकी भी ज़मीन थी। और जैसे दूसरे लोगों को भी कंपनसेट किया गया, आगा साहब के नाम पे जो ज़मीन है, उनके वारिसों को भी कंपनसेट किया गया। अब मैं उस लाइन में तीसरे नंबर पे हूँ, या तीसरे लेवल पे आता हूँ। मैं डायरेक्ट बेनिफिशरी नहीं हूँ इन द सेंस कि मेरी ज़मीन हो, मेरी खरीदी हुई हो। इट्स एन इनहेरिटेड लैंड, मोरूसी ज़मीन है। उस लाइन में तीसरे नंबर पे हूँ। ज़मीन आगा साहब मरहूम की है, फिर वो ट्रांसफ़र होती है उनके बच्चों में, जिन बच्चों में मेरे वालिद साहब शहीद आगा साहब मेहदी साहब हैं। वो बाकी भाइयों में से वो भी एक भाई है। तो उनकी ज़मीन जो उन्होंने अपने बाप से इनहेरिट की,
میں نے ان سے انہیریٹ کی اور میرے جو سبلنگس ہیں انہوں نے ان سے انہیریٹ کی. تو جیسے سب کو کمپنسیٹ کیا گیا اسی طرح سے گورنمنٹ نے اس لینڈ ہولڈر کو یا اس لینڈ اونر کو جو میرے دادا مرحوم ہیں ان کو بھی کمپنسیٹ کیا جو اس دنیا سے گزر چکے تھے, یعنی ان کے وارثوں کو کمپنسیٹ کیا. تب بیمنا والوں نے بھی, دوربل والوں نے بھی اور دندوسا درگن والوں نے بھی ایک پروٹیسٹ کیا کہ جو زمین کمپنسیٹ ہو رہی ہے, جو پیسہ دیا جا رہا ہے, معاوضہ دیا جا رہا ہے, وہ صرف اتنے ہی زمین کی کا معاوضہ دیا جا رہا ہے جتنا رجسٹر ہے وہاں پہ, جبکہ زمینداروں کے پاس پوزیشن میں اس سے زیادہ زمین ہے اور وہ کاشت کرتے ہیں, اور اس زمین کی لیوی لی جاتی تھی لوگوں سے, کاشت کی جاتی تھی, کاشت کے اگینسٹ, ایگریکلچر ایکٹیویٹی کے اگینسٹ گورنمنٹ ان سے لیوی لیتی تھی, اور یہ زمین وہی تھی, لیوی کے اگینسٹ ان کو وہاں پہ کاشت کرنے کی اجازت ہوتی تھی. اور وہ ایگریکلچر ایکٹیویٹی کے اگینسٹ جو لیوی دیتے تھے زمینداروں نے, لیوی جتنے زمین کی دی تھی وہ پوزیشن سے کم تھی, تو اسی حوالے سے انہوں نے پھر پروٹیسٹ کیا کہ ہمارے پوزیشن میں زیادہ زمین ہے تو ہمیں پوزیشن کے حوالے سے کمپنسیٹ کیا جائے. اور اس میں نہ میرا رول ہے, نہ میرے والد صاحب کا رول ہے, نہ میرے گرینڈ فادر کا رول ہے. تو گورنمنٹ نے وہ ڈیمانڈ ان کی سنی, اس پہ فیصلہ لیا کہ جتنا بھی پوزیشن میں ہے, سروے ہوا پھر سے کہ زمیندار کے پاس کتنی زمین پوزیشن میں ہے, ان زمینداروں کو وہ زمین کا کمپنسیشن دیا گیا. آپ نے کیمراز اٹھا کے جا سکتے ہیں, بینا میں بھی بینیفیشری ہے, دوربل, درگن, اس سارے ایریا میں, دندوسا میں بینیفیشری ہے جنہوں نے پوزیشن کے حساب سے اپنی ڈیمانڈ کے مطابق پوزیشن کے حساب سے جتنے زمین پہ وہ ایگریکلچر ایکٹیویٹی کرتے تھے زمینوں کا کمپنسیشن لیا. جب وہ ایڈ ہوا تو شاید جو زمین, جو رقبہ میرے دادا مرحوم کے نام سے تھا, ان کو بھی پھر پوزیشن کے حوالے سے کمپنسیٹ کیا گیا ہے. اب اس سارے پروسیس میں کہیں پہ انوالو نہیں ہوں, ڈائریکٹلی میں کہیں پہ انوالو نہیں ہوں. ایز آئی سیڈ, یہ میری زمین نہیں ہے, یہ میراث ہے جو مجھ سے پہلے والی لیول, جو میرے گرینڈ فادر کے بچے ہیں, میرے چاچا ہے, میری پھوفیا ہے, ان میں ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے. انہی بھائیوں میں سے میرے والد صاحب کا جو حصہ ہے وہ ہم میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے, یعنی میرے والد صاحب کے جو بچے ہیں, ہم 3 سبلنگس, ہم میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. اور ہماری فیملی میں جہاں پہ جو رہتا ہے, جہاں پہ ہم نے گھر بنایا ہے, میرے دادا مرحوم کے بچوں نے جہاں پہ گھر بنائے ہے, انکلوڈنگ مائی فادر, جہاں پہ میں یہاں پہ رہتا ہوں, جتنی بھی زمین تقسیم ہوئی ہے ابھی تک وہ صرف اتنی ہی ہوئی ہے جہاں پہ ہم نے گھر بنایا ہے. اس سے باہر جتنی بھی آغا صاحب مرحوم کی زمینیں تھی جو ان کے بچوں میں تقسیم ہونی چاہیے تھی, ابھی بھی تقسیم نہیں ہوئی ہے. وہ ان کے بڑے فرزند کے ہاتھ میں ہے, وہ سارا انتظام اس کا کرنا, اس کی کمانڈ وغیرہ, نظر گزر رکھنا, اس حوالے سے جتنی بھی نیگوسیشنز جہاں پہ ہوتی ہے, کہاں پہ نہیں ہوتی ہے, وہ سارا ان کے ہاتھ میں ہے. ہمارے ہاتھ میں صرف اتنی ہی زمینیں ہیں جہاں پہ ہم رہتے ہیں, جہاں پہ ہمارے مقام بنے ہوئے. اس سے باہر ہمارے دادا صاحب مرحوم کی جو زمین ہے ان کا کسٹوڈین ابھی بھی ان کا بڑا فرزند ہے, میرے چاچا ہے. تو یہ نیگوسیشنز ان کے ساتھ ہوئی ہے, ان کے ذریعے ہوئی ہے, کیونکہ وہی کسٹوڈین تھے اور ابھی بھی ہے, باقی زمینوں کے کسٹوڈین وہی ہے. نہ نیگوسیشنز کے بارے میں ہمیں پتہ ہے, نہ زمین کے مقدار کے بارے میں ہمیں پتہ ہے. میں 3rd جنریشن سے ہوں, مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے, نہ زمین کے مقدار کے بارے میں, نہ زمین کی قیمتوں کے بارے میں, نہ زمین کے پوزیشن کے بارے میں, نہ زمین کی ایکٹیویٹی کے بارے میں. ہمارے یہاں ابھی بھی کنفیوژن ہے کہ کہاں پہ کون سی زمین ہے. تو جیسے ہر گھر میں ہوتا ہے, وہ ابھی ڈسٹریبیوشن ابھی پوری نہیں ہوئی ہے. تو اسی طریقے سے اس زمین کے بارے میں بھی ہمیں کسی کو کچھ نہ پتہ ہے نہ معلوم ہے. جو بھی نیگوسیشن ہوئی ہے اس کسٹوڈین کے ذریعے, میرے دادا مرحوم کے سب سے بڑے بچے کے ذریعے, فرزند کے ذریعے, میرے انکل کے ذریعے ہوئی ہے. تو سننے میں یہ آیا, اور چونکہ میں اس دوران MLA بھی تھا تو نالج یہ ہے میرے پاس کہ کتنا کمپنسیٹ کیا گیا پر کنال, 40,000 روپے پر کنال کا کمپنسیشن کیا گیا. اور جو میرے والد میرے دادا مرحوم کی زمین تھی جو ان پوزیشن تھی, جس پہ ایگریکلچر ایکٹیویٹی ہوتی تھی, وہ 90 کنال کی تھی. اور چونکہ جو وہاں پہ کاشت کرتے تھے, چونکہ یہ خود کاشت نہیں کرتے تھے, انہوں نے کاشتکاروں کو زمین دی تھی, پھر ان کو اپنا حصہ دیتے تھے, پروڈیوس میں سے 50-50 ہوتا تھا. انہوں نے اپنے کاشت کے حساب سے زمین وہاں پہ رجسٹر کی تھی, پوزیشن شاید اس سے زیادہ تھا. تو جب سب کو پوزیشن کے حوالے سے ہی, پوزیشن کی بنیاد پہ ہی کمپنسیشن ملا,
वही कंपनसेशन आगा साहब को भी मिलना चाहिए था पोजीशन के हवाले से। और जबकि हकीकत ये है कि अगर 90 कनाल वहाँ पे ज़मीन थी, पोजीशन या जो कंपनसेशन मिला है वो सिर्फ 40 या 60 कनाल का मिला है, या 50 कनाल, मुझे अभी भी क्लियर नहीं है। 90 कनाल, ये जो बाकी के 50 कनाल है उनकी कंपनसेशन अभी भी नहीं मिली है। जो हम लैंड ओनर्स है वहाँ पे अभी भी नहीं मिली है, यानी पोजीशन से भी कम इस फैमिली को कंपनसेशन मिला है। और पर कनाल जो है वो 40,000 रुपए का कंपनसेशन मिला है, जो इस फैमिली को, आगा साहब को कंपनसेशन मिला है, जैसे कि हर किसी को मिला वहाँ पे। वो शायद 40,000 आप मल्टीप्लाई कीजिए इंटू 40 कनाल्स, उनका कंपनसेशन मिला है। उसको फिर फर्दर डिवाइड कीजिए आप 11-12 बच्चों में, 11 बच्चों में, तो उसमें मेरा हिस्सा, मेरे वालिद साहब का हिस्सा जो बनता है उसको भी फर्दर फिर डिवाइड कीजिए इंटू 3। शायद मुझे उस वक्त याद है 20 साल पहले वो शायद चेक मिली हो 80,000 रुपए की, गवर्नमेंट से नहीं, क्योंकि मेरी कोई ना डील थी गवर्नमेंट के साथ, ना कोई नेगोशिएशन, ना मैं कोई एक्टिव पार्टिसिपेंट था इसमें। मैं बेनिफिशरी था जो लाइन ऑफ इनहेरिटेंस में जो बच्चों में तकसीम हुई, तो मेरा शेयर वही 80,000 का बना, मेरे सिबलिंग्स का अपना शेयर बना इंटू 2 आप कर दीजिए। वही है ये सबसे बड़ा स्कैम जिसको बताया जाता है कि करोड़ों का स्कैम किया गया है। शायद वो भी मुझे फैमिली के ज़रिए से, जो कस्टोडियन है उनके यहाँ से, उनके अकाउंट से पैसा आया 80,000 रुपये का, तो उस ज़माने में 20 साल पहले। इससे ज़्यादा ना मेरी इसमें कोई मुदाखलत है, ना कोई एक्टिविटी है, ना कोई नेगोशिएशन है, ना कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन है। अब इससे ज़्यादा अगर कुछ है तो मैं चाहता हूँ कि न सिर्फ ACB बल्कि NIA भी लाइए, जल्द से जल्द इस पर इन्वेस्टिगेशन कीजिए, सख्त से सख्त इन्वेस्टिगेशन कीजिए। जिसने भी, जिन्होंने भी इसमें खुदा न खासा कोई करप्शन किया हो, उन ऑफिसर्स को भी, उन लोगों को भी, उन बेनिफिशरीज को भी अगर कोई करप्शन हुआ है, उनको आप मंजर आम पे लाइए, सख्ती से उनके खिलाफ काम कीजिए। और ये करोड़ों का, अरबों का जो ये स्कैम हुआ है, इसको मंजर आम पे लाइए, इसके एक एक डिटेल्स भी मंजर आम पे लाइए। तो ये थी उस हवाले से बात। मैं ये जो आप दोस्तों को पता ही है कि माहौल कैसा है पिछले सालों से, बिलखसूस कुछ दिनों से माहौल यहाँ पे और ही ज़्यादा एग्रेसिव होता ही जा रहा है पूरे मुल्क में। बीजेपी का मुसलमानों के हवाले से वक्फ बिल हो या बुलडोज़र जस्टिस हो, और कश्मीर के हवाले से आपको पता ही है। मैं आपके ज़रिए उन लोगों तक सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मुझे खामोश कराने का सिर्फ एक ही तरीका है, और इन जैसे बचगाना हथकड़ों से मैं तो खामोश होऊंगा नहीं। एक ही तरीका है, जम्मू कश्मीर के लोगों का हक जो है 370 वो वापस कीजिए। उस दिन के बाद मैं खामोश हो जाऊंगा। जो पूरे मुल्क में माइनॉरिटीज़ के साथ और मुसलमानों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही है, वो ज़्यादतियाँ ख़त्म कीजिए, बंद कीजिए। उस दिन के बाद मैं खामोश हो जाऊंगा। जम्मू कश्मीर की रियासत ने जिस बुनियाद पे एक्सेशन किया है इस मुल्क के साथ, और एक्सेशन की जिन शराइत को आपने तोड़ा, उन शराइत को बहाल कीजिए। इस रियासत की डिग्निटी को, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को बहाल कीजिए। हमारी ऑटोनॉमी है, हमारी जो डिग्निटी है वो बहाल कीजिए। उस दिन के बाद मैं खामोश हो जाऊंगा। मुस्लिम राइट्स का ख्याल रखिए, उस दिन के बाद मैं खामोश हो जाऊंगा। माइनॉरिटी राइट्स को खामोश कीजिए, उनको बहाल कीजिए। उस दिन के बाद मैं खामोश हो जाऊंगा। इस तरह के हरकतें, बचगाना हरकतें आप करोगे, इसका उल्टा असर पड़ेगा। और जिस दरगाह से मैं आता हूँ, मैं ये कहता चलूँ, वहाँ पे मुकावमत में, रेजिस्टेंस में तकलीफ़ें उठाना पिनकल होता है। वहाँ पे पिनकल है कि सर नेज़े पे चढ़ जाए। वहाँ पे इस दिन का इंतज़ार किया जाता है कि हक के लिए, सदाकत के लिए सर नेज़े पे भी चढ़ जाए। तो आप कुछ भी, ये तो मजाक है, आप कुछ भी इसके बाद भी बनाएं। मेरी ज़ात इन चीज़ों से खामोश हो नहीं सकती है, क्योंकि इस दरगाह में, जिस दरगाह से मैं सीख के आया हूँ, जिस दरगाह से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे सर उठना नेज़े पे, सर हक के लिए पिनकल है, उरूज है, और हम इंतज़ार कर रहे होते, हम तलाश कर रहे होते उस दिन का। तो अज़ियतों के लिए मैंने खुद को आमादा किया है। ये इस तरह की हरकतें जो है मुझे
खामोश नहीं कर सकती है। स्कैम के बारे में मैंने आपको कहा कि ये किस किस्म का स्कैम है। मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा आप बेमना में चले जाए। पोजीशन के हवाले से ये कैबिनेट डिसीजन है, ये गवर्नमेंट का डिसीजन है, ये किसी इंडिविजुअल का डिसीजन नहीं है, ये गवर्नमेंट का डिसीजन है कि पोजीशन के हवाले से वो जो रख की ज़मीन है वहाँ पे जो काश्त कर रहे थे उस पर उनको पोजीशन के हवाले से पोजीशन के मुताबिक पैसे दिए जाए। उसी हिसाब से मेरी फैमिली, मेरे दादा मरहूम की जो ज़मीन थी वहाँ पे मेरी नहीं थी, इस फैमिली को भी अपने अपना हिस्सा दिया गया पोजीशन के हिसाब से, जिससे मेरा हिस्सा 80,000 रुपये का बनता था। अगर उसी 80,000 पे इनको लड़ाई लड़नी है या 1 लाख रुपए पे इनको लड़ाई लड़नी है, मैं लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। आप जा सकते हैं वहाँ, सभी से पूछ सकते हैं कि कितने लोगों ने, हज़ारों लोगों ने, मेरा ख्याल है 5,000 कनाल जो है एज पर पोजीशन अभी तक वहाँ पे कंपनसेशन मिल चुका है, जबकि मिलना चाहिए था उससे ज़्यादा। तो ये इस मजाक के बारे में, हाँ, आपके ज़रिए मैं अपने बाकी फैमिली मेम्बर्स का उनके लिए यही बात कहूँगा कि मैं माजरत खाऊँ कि मेरी वजह से आपको भी तकलीफ़ उठानी पड़ रही है। कस्टोडियन के अलावा बाकी फैमिलीज़ जिसके हाथ में ये सब कुछ है, जो ये कस्टोडियन है, उस एक के अलावा बाकी सभी फैमिली मेम्बर्स जो इसमें, जिनको खींचा गया या नाखासा तौर जो खींचे गए इसमें, अब केस इनको बनाना था कि बनाते कैसे, अब पता नहीं कहाँ से कौन सी चीज़ें उठा के, अब दे ऑल्सो गॉट ड्रैग्ड इनटू दिस। इट्स अ फाइट विद मी, आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स को ये कहता हूँ, ये मेरे साथ जो ये लड़ाई है, आप समझ सकते हैं कि उस लड़ाई का नतीजा है। उम्मीद है कि आप मुझे माफ़ करेंगे इसलिए कि आपको तकलीफ़ उठानी पड़ रही है, मगर साथ में ये भी उम्मीद है कि आप इस लड़ाई में इंशाल्लाह दूसरे लोगों की तरह भी, आम कश्मीरी की तरह भी मेरे साथ होंगे। ये इस स्कैम के हवाले से। दूसरा, ये